बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड स्टार्ट है, आज सैटरडे है जनाब, तो वीकेंड जो है मोस्टली आपका ऑफ होता है और इसके साथ साथ आपके अपने प्लान्स होते हैं, अपने चीज़ें जो है वीकेंड पे अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो है गुजारा जाता है। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात जो है वो अपने नाज़रीन के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि जो मौला अली ने फरमाया कि जो परेशानी है वो खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र अदा करने से जो है वो खुशी में तब्दील हो जाती है। तो लिहाजा परेशानियां और मसाइल तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो आपकी ज़िंदगी में रहते हैं। लिहाजा इंसान को बहुत सारी जगहों पर जो है वो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी जो परेशानी है और अपने जो बहुत सारे आपके मसाइल हैं वो अल्लाह पर भी छोड़ देने चाहिए। कुछ फैसले जो है वो इंसान के लिए जो है वो उस टाइम पे बेहतर नहीं होते, लेकिन जो अल्लाह ताला फैसला कर रहा होता है, जो आपके लिए उसने सोचा हुआ होता है, प्लान किया होता है, वो उसी के मुताबिक ही चीज़ें जो हैं वो आपकी चल रही होती हैं। लिहाजा शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को हर हाल में, चाहे आपके पास तकलीफ़ भी आती है, गम भी आते हैं तो उसमें और चाहे आपके पास खुशी भी आती है, तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अपनी जब शुक्र अदा करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रूही की रिपोर्टर सुहीरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहीरा? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज आप बड़ी ऐसे बिजी हैं, सैटरडे है ना? वीकेंड है ना। अच्छा, क्योंकि सैटरडे वाले दिन वो होता है कि चले बंदा थोड़ा घर में आराम करे, रेस्ट करे, वीकेंड है ना। लेकिन कई लोगों का वीकेंड भी है ना आज। हाँ जिनका वीकेंड है वो तो एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, और वीकेंड सुबह से ही जो है ना शुरू हो जाता है। हाँ, ऐसे ही है ना, पता होता है कि कल छुट्टी है। और मुझे अच्छा, वही वाला दिन ज्यादा अच्छा लगता है। जितनी छुट्टी की खुशी मनाई जाती है ना उतनी मेरे ख्याल में कहीं नहीं खुशी मनाई जाती है। मुझे लगता है हम लोग ना वैसे फितरतन थोड़े आराम तलब लोग हैं। हाँ, है ना? हाँ, तो हम कहते हैं कि अच्छा चाहे हम काम कर रहे हो ना, पता चल जाए जी अचानक से आपको कल छुट्टी है, तो हम बहुत खुश होते हैं यार। और यार कभी कभी हफ्ता इतना लंबा हो जाता है कि पूरा हफ्ता इंतजार करने में ही गुजर जाता है कि कब वीकेंड आएगा तो आराम करेंगे। अच्छा, लेकिन टाइम इतना जल्दी से गुजर रहा है, आपको पता नहीं चलता कि अभी जो आपका, हम कहते हैं यार अभी तो फ्राइडे था, अभी तो सैटरडे था, और एकदम से आप जो है फिर उसी आपका वीकेंड जो है वो। आप ये देखें ना कि हमें वक्त की कदर बिल्कुल भी नहीं रही है। से मतलब वक्त गुजर जाता है और पता नहीं चलता। बहुत से काम आपके रह जाते हैं जो आपने प्लान किया हुआ है हफ्ते में, तो पता चलता है कि वीकेंड आ गया, अब उसको नेक्स्ट हफ्ते पे फिर पोस्टपोन कर देते हैं। और यकीन करो, जब भी मैं नियत करती हूँ कि हाँ इस संडे में बड़ा सुकून करूंगी घर पे हाँ, लेकिन आपके काम इतने होते हैं, आपके घर की चीजें वो सारी प्लान भी होती हैं कि अच्छा अब संडे है, इसकी छुट्टी होगी तो सारे काम इसी से करवाने हैं, वो ड्यूटीज भी शामिल हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे सुहीरा से। इस टाइम जो हमारा रूही की तरफ से जो है किसान मेला इवेंट होने जा रहा है, बल्कि कल शाम को जो है उसका इफ्तिताह भी हो गया है। और इसके साथ ही हमारे एडिटर अमजद बुखारी साहब जो हैं वो इसको सारे इवेंट को उन्होंने प्लान किया और देख भी रहे हैं। तो अभी हम सुहीरा से भी जानेंगे कि इस किसान मेला में क्या क्या होने जा रहा है और कैसे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, किसान मेला जो है हर साल होता है और इस बार भी किसान मेला जो है वो 3 रोज़ा ये किसान मेला जो है वो सजाया गया है। 21 मई तक जारी रहेगा। कल इसकी जो है वो ओपनिंग हुई है और आज इसका दूसरा दिन होगा। अच्छा, किसान मेला जो है वो किसान जो हमारे काश्तकार हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। एक बड़े लेवल पे वो वहाँ पर चीज़ें सीख सकते हैं और किसान मेला को बहुत बड़े लेवल पे बड़े अच्छे अंदाज में हमारी जो रूही की पूरी टीम है, उसके साथ साथ जो दीगर हमारे साथ इदारे इन्वॉल्व हैं, जैसे आप बता रही थी कि अमजद बुखारी साहब जो कि हमारे एडिटर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिशें इनमें शामिल हैं। और तो बड़े टाइम से प्लानिंग चल रही थी और पहले तो इसकी डेट जो है वो मई थी, मई का था 10-11-12 फ्राइडे था, बट अभी आगे आज तो लेकिन वो नहीं हो सका मुल्क की हालात की वजह से। तो अब
एक भरपूर अंदाज में किसान मेला जो है वो सज गया है। अच्छा, किसान मेला में पहले तो इसका वेन्यू बता देते हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं वो वहां पर अगर आना चाहें तो आ सकें। तो किला कोहना कासिम बाग जो स्टेडियम है वो ज़ाहिर एक बड़ी जगह है और वहां पर काफी ज्यादा लोग जो हैं उनके आने के लिए बंदोबस्त किया गया है। वहां पर प्रॉपर एक मार्की सजाई गई है जिसके अंदर तकरीबन 100 से भी ज्यादा जो डिफरेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। अच्छा, इन कंपनीज की बात करें तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं, जो हमारी डिफरेंट क्रॉप्स हैं जैसा कि कॉटन है, मुख्तलिफ सीड्स हैं हमारे, और गंदम हो गई, इस तरह से चावल हो गए, आलू हो गए, मुख्तलिफ सब्जियां हैं। किसान मेला करवाने का मकसद ये है कि चूंकि जनूबी पंजाब हमारा जो है एक बहुत ज्यादा रिच खित्ता है इस हवाले से, ज़राअत के हवाले से यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा जरखेज है। अच्छा, और उसके साथ साथ यहाँ के जो किसान हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास जदीद जो तरीक़ाकार हैं ज़राअत के वो उनसे थोड़ा महरूम हैं, थोड़ा पीछे हैं। तो उन कोशिश क्या की जानी है कि उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको नए रास्ते दिखाए जाएं ताकि उनकी ज़राई पैदावार जो है वो बढ़ सके। अच्छा, उसमें हमारा जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, जो कि बीज और खाद की पैदावार से रिलेटेड किसानों के लिए काम भी करते रहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं किसानों के लिए। और इसमें जो आसमा सिर्फ कंपनीज ने नहीं लगाए, जो पाकिस्तान भर से वहां पर जो है ना काश्तकार बड़े लेवल पे वो इस मेले में शरीक हुए हैं और उन्होंने भी अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ज़राई जो कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। आज वो प्लान की गई है, ज़राई कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें जो ज़राई माहिरीन हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं और जो ज़राअत के शोबे से रिलेटेड हमारी जो अहम शख्सियात हैं वो उस ज़राई कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगी और एक प्रॉपर जो पैनल डिस्कशन जैसा कि होती है उसका अरेंजमेंट किया गया है। तो जितने भी काश्तकार हैं या किसान हैं, खासतौर पे वो लोग जो देख रहे हैं या शहरी भी हैं, क्योंकि अच्छा इसमें पता है क्या, सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, किचन गार्डनिंग के हवाले से वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। तो खवातीन को भी वहाँ पर जरूर आना चाहिए किसान मेले में, ताकि वो वहाँ आकर डिफरेंट चीजें देखें, डिफरेंट चीजें सीखें और जो वहाँ पर ज़राअत से रिलेटेड जो जदीद इक्विपमेंट्स हैं वो भी वहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक पूरा एक सेटअप किया गया है। वहाँ पर तमाम तर टीम्स हैं लोगों को गाइड करने के लिए। वहाँ पर हमारे जो माहिरीन ज़राअत हैं वो वहाँ पर ऑल टाइम जो है वो दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा हो जाएगा किसानों के हवाले से, क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, इस हवाले से उनकी बहुत सारी मसाइल भी रहते हैं। तो एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है उसके लिए कि जो लोग अपनी फसल भी काश्त करना चाह रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी फसल जो है वो काश्त करनी चाहिए और किस तरह आपकी फसल को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसमें आपको हर तरह की गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी। और बिल्कुल ऐसे आप देखें ना कि बाहर के मुल्कों में खास तौर पर इस शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है। जो काम इंसान करते हैं वो काम अब मशीनें कर रही हैं, जिसकी वजह से जो ज़राई पैदावार है, जो अजनास हैं, जो भी हमारी सब्जियां हैं, फल हैं या जो चावल हैं, जितने भी हमारे अनाज हैं, वो उनकी पैदावार किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, आप कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी इतनी जिद्दत इख्तियार की गई है, जैसे सहरा में आप समझते हैं कि कोई चीज़ें आपकी उस तरीके से नहीं, फसलें वगैरह जो है वो काश्त की जा सकती हैं और फल नहीं आप, लेकिन अब लोग उस तरफ चले गए हैं। उन्होंने वहां पर भी जो है सहरा में भी जो है वो चीजें अपनी इस तरह ज़राअत के हवाले से फसलों को बेहतर किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, होने को कुछ भी हो सकता है ना, जिद्दत आ रही है चीजों में, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आप देखें कि उनकी पहुंच नहीं है ना उन चीजों तक। अवेयरनेस लेने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एजुकेशन इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये किसान मेला एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 3 दिन आपको दिए गए हैं कि आप तीनों दिन वहाँ आए। तीनों दिन नहीं आ सकते तो आप बीच में से एक दिन वहां पर जरूर आए, आके देखें कि अगर आप काश्तकार हैं, आप आलू की फसल आप उगाते हैं, तो वहां पर डिफरेंट इकसाम के जो हमारे आलू हैं वो वहां पर मतलब उनका डिस्प्ले किया गया है वहां पर। ठीक है। अच्छा, फिर लाइव डेमो भी वहां पर वो लोग दे रहे हैं, तो अगर बच्चे वहां पर आए तो उनको फ्री चिप्स जो हैं वो भी मिलेंगे। अरे वाह फिर तो हम भी खाने चलेंगे। हाँ चलते हैं, आज आपको लेके चलेंगे। हाँ बिल्कुल
सही है। तो ये वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए लोगों को मिलेंगी, खासतौर पर जो हमारे काश्तकार हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एक भरपूर वहाँ पर इवेंट किसानों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उनकी शिरकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही हो गया। अच्छा, ये किसान मेला तो इसके हवाले से बात होगी, साथ साथ हम बात करते हैं वर्ल्ड सिटी के हवाले से कि उस प्रोजेक्ट को जो है गैर फाल करने का खदशा और इसके साथ साथ जो है खतीर लागत से जारी है, कौन कौन से तरक्याती मंसूबे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा आसमा, वर्ल्ड सिटी का पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड सिटी है क्या। हाँ। लाहौर में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन मुल्तान शहर में 2012 में वर्ल्ड सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वो उसको अथॉरिटी का दर्जा जो है वो अभी तक तकरीबन आप देखें 2012 से ले लें तो तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, 10 से 11 साल। उसको इन 10 सालों में प्रोजेक्ट ही रखा गया है, अथॉरिटी का दर्जा जो है वो नहीं मिल सका। उसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह ये है कि जब मुख्तलिफ हुकूमतें चेंज होती हैं तो जो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के साथ भी यही हुआ है। अब वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट चूंकि 10 साल से भी ये बिल मंजूर नहीं हो सका, इसको अथॉरिटी बनाने का दर्जा जो है वो देने के बारे में ऐलान भी किए गए, प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो असम्बली में पास भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इसे दर्जा नहीं मिला। तो अब हुआ ये है कि जो वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट है या अथॉरिटी है वो इटालियन हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है। ये तमाम तर जो फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सही। जिसमें हमारे मुल्तान शहर को मुंतखब किया गया, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान की जो तारीख है, जो यहाँ पे कल्चर है, वो हर शहर की अपनी तारीख होती है, लेकिन जो तारीख आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि अंग्रेज दौर में बनाई हुई खूबसूरत इमारतें हैं, हमारी घंटा घर की बिल्डिंग है, उसके साथ साथ हमारा जो अंदरून शहर है, अंदरून मुल्तान है, वहां पर आप देखें जो हमारे तारीखी दरवाजे थे, वहां पर काम शुरू किया गया। अच्छा, इसके पहले फेज में 2012 में इटालियन गवर्नमेंट ने पहला फेज जो इसका बनाया वो बनाया इसकी स्टडी और रिसर्च से मुतालिक, कि पहले हम मुल्तान शहर की जो है वो पूरी स्टडी करेंगे। रिसर्च वर्क उन्होंने बनाया, यहाँ पर आकर उनकी टीम्स ने विजिट किया। उसमें हमारा जो हरम गेट है और जो सराफा बाजार है उसको सबसे पहले चूज किया गया। उसमें हरम गेट को बहाल कर दिया गया और जो सराफा बाजार है हमारा, उसकी तमाम तर जो वायरिंग है, जो बिजली की तारें वगैरह हैं, वो सब अंडरग्राउंड सिस्टम में उसको तब्दील कर दिया। आप वहाँ जाकर देखें तो वो हिस्सा और अंदरून शहर का बाकी हिस्सा बिल्कुल आपको अलग नजर आएंगे। अच्छा, उसके लिए तकरीबन 80 करोड़ रुपए के फंड्स जो है ना, इन तमाम चीज़ों के लिए मंजूर हुए थे, जिसमें घंटा घर की बिल्डिंग भी शामिल थी और इसके साथ साथ दरबार मूसा पार्क है, वहाँ पर मुसाफिर खाना, उसकी तामीर की गई। अब हुआ ये कि जब पहला प्रोजेक्ट उनका प्रॉपर चल पड़ा, तो उन्होंने फिर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट जो मुल्तान में काम कर रहा था, उन्होंने सेकंड फेज के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी, जिसमें घंटा घर की बिल्डिंग शामिल है, मुल्तान के तारीखी जो मज़ारात हैं उनकी रेनोवेशन शामिल है। अच्छा, और फिर किले की बाउंड्री वॉल वगैरह वो शामिल है, फूड स्ट्रीट का मंसूबा शामिल है। लेकिन हुआ ये कि पहले नून लीग की गवर्नमेंट के बाद फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, फिर पीटीआई चली गई, फिर कोई और गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, तो हुकूमतों की तब्दीली की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो असेंबलियों में बार बार पेश होता रहा, लेकिन ये पास नहीं हो सका। अब इटालियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखें, हमने आपको 4 से 5 साल का वक्त दिया है, आपकी एक अथॉरिटी बन ही नहीं सकी है, तो हमारे जो पिछले फंड्स आपके पास पड़े हैं वो आप हमें वापस कर दें, और हम आपको कोई नया फंड देने के हक में नहीं है। क्योंकि आपकी यहाँ पर पंजाब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है वो बनने जा रही थी 2 साल पहले, और पंजाब अगर बन जाती अथॉरिटी तो फिर लाहौर और मुल्तान उसके अंडर आ जाते। लेकिन अब जो मुल्तान का प्रोजेक्ट है वो सिर्फ लाहौर वर्ल्ड सिटी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब इटालियन गवर्नमेंट लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को तो देगी फंड्स, लेकिन मुल्तान को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगे। अब फिर यहाँ पर आप देखें जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मुलाजमीन हायर किए हुए थे, जो स्टाफ हायर किया हुआ था, उनको भी अपनी मुलाजमत से हाथ धोने पड़ेंगे अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। अच्छा, इस पर मजीद भी बात करते हैं और इसके साथ साथ नाज़रीन का हाल जान लेते हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है?
जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान का मतला आज अलल सुबह से ही साफ है। सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है, हल्की हवा चलने से मौसम खुशगवार तो है, लेकिन गर्मी की शिद्दत अलल सुबह ही महसूस हो रही है। आज अगर मुल्तान शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम आज काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब आज 53% तक देखा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर कल की तरह आज भी 157 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। चूंकि गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आया है, तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से और डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों के लिए ये हिदायत दी जा रही हैं कि अव्वल तो गैर ज़रूरी बाहर निकलने से शहरी गुरेज करें। अगर निकलना ज़रूरी भी है, किसी काम काज के सिलसिले में निकलना ज़रूरी है, तो शहरी अपने सर को ज़रूर ढांप कर निकलें। इसी के साथ ही डॉक्टर्स की जानिब से ये भी हिदायत जारी की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी पानी का इस्तेमाल करें, अपने सर को ढांप कर रखें, क्योंकि कम पानी इस्तेमाल करने से पसीना आने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा शहरियों के बीमार होने का खदशा भी होता है। इसी तरह से सर को ना ढांपने की वजह से हीट स्ट्रोक का खदशा भी जाहिर किया जाता है। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा, गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। और बारिशों के हवाले से अगर बात करें तो बारिशों का कोई स्पेल आइंदा आने वाले दिनों में एंटर नहीं हो रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और अच्छा, जिस तरह गर्मी के हवाले से बात हो रही थी, टेम्परेचर, तो गर्मी दिन में इतनी शदीद जो है वो धूप पड़ रही होती है ना, यकीन करें तो बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब आप जाहिर सी बात है, मई जून जो है वो अपना दिखाया गर्मी जो है बहुत शदीद है वैसे यार। बिल्कुल ऐसी है। दिन में तो मैं कहती हूँ बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही निकले, वरना आप सिर्फ 2 मिनट खड़े होंगे तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। जिस कदर गर्मी पड़ रही है, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनको तो बिल्कुल ही घर के अंदर रखें। अच्छा, बच्चे बड़े खुश हैं इस हवाले से कि कब गर्मियों की छुट्टियां आए और हम जो है ना इंजॉय करें। अच्छा, वैसे ही क्योंकि हम लोग एजुकेशन के हवाले से देखें तो बहुत सारे जो है वो चीजें, छुट्टियां तो आती रहती हैं और बच्चों की तो मौजें लगी हुई है, यकीन करो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती हूँ हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, हमने क्या गुनाह किया था। हमारे यहाँ तो वो छुट्टी भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल, वही होता था कि छुट्टी बड़ी मुश्किल से होती थी और वो एक दिन में भी आप जो है ना वो कहते थे यार मंडे को फिर पूरा जो है ना आपने वही। खैर अभी भी यही अभी तो देखो वैसे ही सुनने में आ रहा है कि इस बार समर वेकेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, वरना मोस्टली ये हो रहा है कि 2-2.5 महीने की होती हैं, लेकिन इस बार सुना है कि 3 महीने की प्रॉपर छुट्टियां होंगी बच्चों को, क्योंकि तालीमी साल वो बराबर ला रहे हैं ना, पहले कोविड से पहले जैसे चल रहा था, तो इसलिए फिर छुट्टियां उस हिसाब से होंगी इस बार बच्चों के। अच्छा, हम तरक्याती मंसूबों की बात कर रहे थे। अच्छा, मुल्तान के हवाले से देखें तो बाकी जिस तरह आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी मैंने देखी, जो आपने उसको देखा, कवर भी किया, हमारे यहाँ पर बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको संभालने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा वैसे अलमिया है, हमारे जो तारीखी मकामात हैं उनको कभी भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। अगर हम रहीम यार खान वाली साइड पे जाएं, किला दिरावड़ की बात कर लें तो वो भी काफी टूट फूट का शिकार है और लोग वहाँ पे भी कोई हाल नहीं है वैसे। हालांकि वो एक अच्छी जगह है, अगर हम टूरिज्म के हवाले से भी देखें तो उसको सेव किया जा सकता है, उसको तामीर किया जा सकता है, लेकिन कोई खास तवज्जो नहीं है उसके हवाले से। आपने ये बिल्कुल जो है ना अहम पॉइंट उठाया है कि उन चीज़ों की देखभाल नहीं की जाती है। अब आप देखें, जैसे हम वॉल सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं या दीगर जितने भी मंसूबे हमारे चल रहे हैं, तो उसमें अब इटालियन गवर्नमेंट ने जो फंड दिया उसके बाद इन्होंने यहाँ पर चीज बना दी है, लेकिन इस चीज की मेंटेनेंस भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हमारी बहुत सारे तारीखी मकामात जो हैं उनके ऊपर काम नहीं हो सका। अच्छा, इसी तरह मैं अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रही थी सुहिरा से कि हमारे यहाँ जो है पिंड नादन खान हो गया, जेहलम हो गया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी किला है, वहाँ पर उसको सेव नहीं किया गया, वो भी इसी तरह ही बर्बादी उसकी हो गई। उसको अगर हम टूरिज्म के हवाले से फ़रोग देने की बातें करें तो लोग बहुत शौक से देखते हैं और लोग आते भी हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो जब आप लोगों को चीजें देंगे, हाँ। प्रोवाइड करेंगे तो फिर ही लोग वहाँ का रुख करेंगे ना। अब आप जैसे किला दरावर की हम लोग बात कर रहे थे, हाँ। तो वहाँ पे उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं हम। जैसे हमारे बड़े शहरों में जो हमारी तारीखी जगह हैं, या आप अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो टूरिस्ट के लिए इतनी ज़्यादा वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपका फूड पॉइंट्स आ जाते हैं ना, कि आपके मेयारी फूड पॉइंट्स वहाँ पर हों, सिटिंग एरिया हो, ठीक है, और आपकी जो खस्ता हाल चीज़ें हैं उनको भी आप लोग जो है वो प्रिजर्व करें, उनकी बहाली करें। अभी आप मुल्तान का हाल ही अगर आप देख लें, या जनूबी पंजाब की हम लोग ओवरऑल बात कर लें, अभी यहाँ पे काफी बहुत सारी चीज़ें, अभी आप किला दरावर की बात कर रही हैं, एक यहाँ पे महल है, नाम मुझे भूल गया है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे, अच्छा, या शुजाबाद वाली साइड पे है, नवाब शुजा खान कुछ ऐसे ही शायद नाम है। तो वो बहुत बड़ा बना हुआ है, ऊंची ऊंची उसकी दीवारें हैं और अंदर वाला भी सारा है, लेकिन वहाँ पे कोई दूर से देखे तो उसे लगेगा खाली प्लाट है और सिर्फ गंद वहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको हुकूमत ने लेने से इनकार कर दिया, ना उसको आसार कदीमा के अंडर किया गया। अच्छा, आसार कदीमा में भी एक उनकी पॉलिसी है कि बिल्डिंग या तो 100 साल से ज़ायद पुरानी हो, या उसके कुछ ऐसे फीचर्स हों जो कि तारीखी हैसियत रखते हों। लेकिन जब उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता तो उनके तारीखी आसार भी मिटने लग जाते हैं। और फिर कुछ पॉइंट्स पर आकर जो हमारे सरकारी महकमे हैं वो उन चीज़ों को लेने से इनकार कर देते हैं कि हमारे पास पहले जो बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, अभी हमने उनकी बहाली का काम नहीं किया तो नई बिल्डिंग्स को शामिल ना किया जाए। इनको बेहतर यही है कि उनकी नीलामी जो है वो कर दी जाए, प्राइवेट लोगों को दे दिया जाए। तो ऐसा करने से होगा क्या कि हमारा जो तारीखी विरसा है वो तो खत्म हो जाएगा ना, जो यहाँ का कल्चर है वो फिर कहाँ जाएगा। सही बात है। और अपने कल्चर को, अपनी तारीख को मेरे ख्याल में हमेशा जिंदा रखना चाहिए, ताकि आपकी जो आने वाली नस्ल है उसको भी पता होना चाहिए अपनी तारीख के बारे में, क्योंकि हम अपने बच्चों से अभी पूछे ना तो उनको किसी भी हवाले से चीजों का आइडिया भी नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे खवातीन के हवाले से भी, जो इस टाइम कानूनी इमदाद की फराहमी जो की जा रही है उसमें उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। इंसाफ फराहम ना करने वाले जो इदारे हैं मुतासरा खवातीन को कानूनी मदद फराहम करने में नाकाम क्यों हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं कि इदारे भी जो है वो साथ नहीं दे रहे। इदारे इसीलिए साथ नहीं दे रहे ना, क्योंकि इदारे तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं और जो उनका काम है वो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। अभी हमारे मुल्तान में भी 3 से 4 बड़े इदारे, मॉडल इदारे मौजूद हैं, जिसमें दारुल अमान है, वॉक सेंटर है, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, लेकिन आसमा वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मॉडल बिल्डिंग्स तो बना दी गई हैं, लेकिन जो उनको टास्क दिया गया था वो पूरा नहीं कर रहे। स्पेशली जो खवातीन, जितनी भी मजलूम खवातीन आती हैं, जो भी मुतासरा होती हैं, उनको सबसे पहले तो अगर मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो वो उनको किसी ना किसी तरह से मिल जाती हैं। अब दूसरा स्टेप क्या आता है कि अगर उन्होंने अपनी वहाँ पर रिपोर्ट करवाई है तो उनका केस एक लीगल तरीके से ही सॉल्व हो सकता है। लीगल हेल्प खवातीन रुख क्यों करती हैं इन इदारों का? वो इसीलिए करती हैं कि उनको कोर्ट कचहरी या थानों के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे ही होता है कि खवातीन के साथ अगर कोई हादसा या कुछ इस तरह से हो जाता है तो फैमिलीज़ यही कहा जाता है कि अदालत के चक्कर कैसे खवातीन लगाएंगी, या थानों में किस तरह जाएंगी, जो कल्चर है। तो इसीलिए फिर ये खवातीन के इदारे बनाए गए हैं जहाँ पे एक ही जगह पे तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन कानूनी इमदाद की अगर हम बात करें तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं ये इदारे। अब आप देखें, इतना बड़ा इदारा है मुल्तान में, अगर आप खवातीन की तादाद देख लें पहले तो मर्दों से ज़्यादा ही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की आबादी में भी 1 या 2% खवातीन का ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखें, जब तादाद इतनी ज़्यादा है, ठीक है, उसमें हमारा वो तबका भी है, वो खवातीन भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है,
जो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, और हमारी यंग बच्चियां भी हैं उसमें, ठीक है, तो उनके साथ रोजाना की बुनियाद पर पता नहीं कितने वाकयात हो रहे होते हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते, ठीक है, और जो वाकयात रिपोर्ट हो जाते हैं उनको सॉल्व होने में भी कई कई साल लग जाते हैं। अब इन इदारों में आप देखें कि हम बात कर रहे थे तादाद की, इसलिए कि देखें खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की तादाद में जनूबी पंजाब में खवातीन हैं, ठीक है, और हजारों की तादाद में केसेस हैं, हजारों की तादाद में। तो उन केसेस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लीगल एडवाइजर्स मौजूद हैं। आप बताएं, जहां पर 4000 केस आए होंगे, 1 या 2 लीगल एडवाइजर उनमें से कितने केसेस को सॉल्व कर लेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर नहीं हमारे कर पाते। आज दिन हम ये देख रहे हैं तलाक की शरह में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और फिर फैमिली केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा है ना। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों है? एक जो मैंने, अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं या मेरी ऑब्जर्वेशन, कि जो एक हमारे मौशी मसाइल है ना, उनकी वजह से लोगों के अंदर से खुशी, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको कोई भी परेशानी है अगर प्रोफेशनल लाइफ में, तो लोग उसको वहीं पर छोड़ के नहीं आते, घर ले आते हैं साथ। तो आपकी जाती जिंदगी पे भी सवाल कर लेते हैं ना हम अपने ऊपर। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें जो हमारे ऊपर अब आई हैं, हम वाकई हम बहुत सारी चीजों को अपने खत्म भी नहीं कर, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इस चक्कर में जो है हम लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो घर वालों पे निकाल देगा, या आपसे रिलेटेड जो लोग हैं आप उन पे निकाल देंगे। अगर जहाँ आपका बस नहीं चल रहा वहाँ शिकायत वो घर वाले ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। उसमें देखें ना आसमा, खवातीन को कितनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है कि अगर आप कि नहीं बन पा रही है, आप साथ नहीं रहना चाहते हैं, जैसे हम तलाक की शरह की बात कर रहे हैं, तो वो फिर अलहदगी हो जाती है। लेकिन उसमें खवातीन को प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो डिवोर्स नहीं मिल रही होती उनकी डिमांड के बावजूद भी, या फिर हक महर और जो उनका जायदाद में हिस्सा है वो उनको नहीं मिल रहा होता, जिसके लिए उनको फिर लड़ना पड़ता है, जाहिर है, ठीक है। तो फिर लीगल केसेस, जो कानूनी इमदाद के केसेस होते हैं, वो फाइलों का हिस्सा बन के ही रह जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो फिर उनको डिफरेंट इदारों में रेफर कर दिया जाता है, जिसमें हमारे जो समाजी इदारे हैं, निजी इदारे हैं, वो उसमें फिर आगे आते हैं, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक केसेस के ऊपर ही काम करते हैं। सही। जो हमारी एक होना चाहिए ना, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो वो चीज नहीं हो पा रही है। अच्छा, इंसाफ की तो अगर हम बात करें इस टाइम, तो वाकई इंसाफ जो है वो कहीं खो गया है। लोग जो है इस हवाले से बहुत ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम आम केसेस की भी बात करें तो आए दिन हम लोगों के यही देखते हैं कि जो केसेस हैं वो आपके बहुत अरसे से आप उनको फेस करते आ रहे होते हैं, और वो बार बार आपको पेशी पे पेशी जो है वो आपको मिलती रहती है, और आपको जो है बिल्कुल फैसला कोई नहीं सुनाया जाता। देखिए, पता भी नहीं होता ना कि कानून कहता क्या है। अगर आपके साथ कोई जुल्म हो गया है, कोई हादसा हो गया है, तो आपका हक क्या है, आप किन पॉइंट्स पर जाकर लड़ सकते हैं, ये अवेयरनेस ही लोगों में नहीं रही ना। अच्छा, हमारी कुछ ऐसी खवातीन हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटिस्ट हैं जो कि फ्री, अपनी फीस के बगैर ही बहुत सी खवातीन को अवेयरनेस दे रही हैं इस हवाले से कि वो अगर लीगल आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं भी करती तो आपको रास्ता दिखाया जा सकता है। तो खवातीन को ये चाहिए कि अगर पहले तो हम अगर सरकारी इदारों की बात ही कर लें ना, तो उनको ये चाहिए कि जहां पर हजारों की तादाद में केसेस हैं तो वहां पर तादाद बढ़ाई जाए लीगल एडवाइजर्स की। क्योंकि आप देखिए, अगर आपने मॉडल इदारा बनाया तो खाली बिल्डिंग बनाने से किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। वहां पर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। काम करेंगे तो ही आपका काम जो है वो नजर आएगा। ये चीजें हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज, खवातीन को शेल्टर नहीं मिलता है। जो खवातीन बेघर हैं, या ऐसी खवातीन हैं जिनको ना घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ससुराल वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास दारुल अमान तो मौजूद है, लेकिन दारुल अमान में सिर्फ वो खातून आएगी, उस टाइम तक रह सकती है जब तक उसकी डिवोर्स का सिलसिला सॉल्व नहीं हो जाता। उसके बाद इसको मजीद आगे इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मकसूद, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी। ठीक है, मेरी पिछले 7 साल से साथ अदालत मिलता है। ठीक है, उस जो उनके निकाह नाम पे लिखा हुआ था ना वगैरह, वो
ये कर दिया और उसका सामान भी पैर खेल के उन्होंने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने अदालत में केस दायर किया था, ना डिवोर्स दे रहे ना कोई फैसला सुना रहे हैं। वो बेचारी दर बदर इधर उधर धक्के खा रही है, हर महीने बाद पेशी पे वो जा रही है दीदी सामने। वो गरीब है, वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, भाई की भी डेथ हो गई है, वो बहुत परेशान हाल है। कि प्लीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, वही बात आ गई कि इंसाफ वाली कि हमारे यहाँ जो है वो पेशी पे पेशी, जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, आपको पेशी पे जो है वो डाल दी जाती है और आप उसी को ही फिर धक्के खाते रहते हैं और इंसाफ के चक्कर में फिर आप रुलते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अभी जैसे ये खातून बता रही थी, अब पता नहीं इनका ये किसके थ्रू जो है वो अपना केस लड़ रही हैं, या तो ज़ाती बेस पे या किसी इदारे के साथ इन्वॉल्व हैं। अगर तो इनको किसी इदारे से हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प, इस हवाले से वो बता रही थी कि जहेज का सामान वगैरह, डिवोर्स का ही उनका कोई मसला है। तो वो चीजें अगर इनको चाहिए, वापस दायरा चाहिए दूसरी ससुराल वालों से। जहेज का है, आई थिंक डिवोर्स का ही उनका है। ये थोड़ी सी आवाज का मसला हो रहा था, समझ में नहीं आ सका, लेकिन वो ये जानना चाह रही हैं कि हम कहाँ जाएं और किस इदारे में जाकर हम अपनी जो है। अच्छा, यहाँ पे हमारा मुल्तान में है बेनजीर वुमेन क्राइसिस सेंटर है, मतीतल वाली साइड पे। ठीक है। तो वो लोग स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए काम करते हैं कि जिन खवातीन की डिवोर्स होने वाली होती है या हो जाती है, और उनको या तो हक में है या फिर जो उनका जहेज का सामान था वो वापस नहीं कर रहे होते ससुराल वाले, तो फिर यहाँ पर एक पूरा लीगल प्रोसेस होता है। लीगल एडवाइजर और काउंसलिंग ऑफिसर्स मौजूद हैं, आप ये लोग वहाँ जा सकते हैं, उनसे अपना केस डिस्कस कर सकते हैं और उनको वहाँ पर लाजमी जो है हेल्प भी मिलेगी। और अगर हेल्प वो उस तरह से लीगल हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उनको केस रेफर भी वहां पर उनका किया जा सकता है, क्योंकि खुद से अगर ये अदालतों के बार बार चक्कर लगाएंगे, एक इदारा अगर उसमें सरकारी इदारा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर इनका केस थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकता है। सही। तो मजीद भी जो है इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही चल रहे हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज की ताज़ा सूरत हाल की, तो गुज़िश्ता 2 दिनों से सब्जियों और फलों की कीमतों को ब्रेक लगती नजर आती है। जो इजाफा हुआ था वो वहीं बरकरार है। सब्जियों की बात करें जिसमें अदरक जो है वो 6 सेंचुरियाँ मुकम्मल कर चुकी है, इसके साथ देसी लहसुन और लीमू जो है वो 4 सेंचुरियाँ मुकम्मल कर चुके हैं। मौसमी सब्जियों की बात करें जिसमें अरवी 320 रुपये फी किलो हो गई है, इसके साथ भिंडी जो है वो 160 रुपये फी किलो में, और उसके साथ बात करें दीगर सब्जियों की जिसमें कद्दू, तोरी और बैंगन जो हैं वो 80 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। आलू भी 80 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा है। प्याज 60 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि टमाटर जो है वो 30 से 40 रुपये फी किलो के हिसाब से यहाँ मार्केट में दस्तयाब है। फलों की बात करें तो फलों में गैर मौसमी फल महंगे, जबकि मौसमी फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है। गैर मौसमी फलों की बात करें जिसमें इंपोर्टेड अंगूर जो है वो 800 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इससे बढ़कर भी कीमतें हैं लेकिन मुख्तलिफ अक़साम के हवाले से दस्तयाब है। 1600 रुपये फी किलो तक भी फरोख्त हो रहा है। दीगर फलों की बात करें जिसमें खुबानी और अंगूर जो है वो 600 से 800 रुपये फी किलो में, जबकि खुश्क खजूर भी 800 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आम की बात करें मार्केट में दस्तयाब होने लगा है, जिसमें बात करें जो दुशहरी आम है वो 250 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि दीगर जो अक़साम है वो 200 से 240 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। लोकार 320 रुपये फी किलो में, आड़ू और फालसा जो है 120 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त होने लगे हैं। सेब की बात करें, सेब महंगा हुआ है, 500 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। केले जो हैं वो 240 से ज़्यादा 320 रुपये फी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहे हैं। खरबूजा जो है वो 80 रुपये फी किलो पर बरकरार है, जबकि तरबूज की कीमत में खासी कमी रहती है, 30 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर देखा जाए महंगाई तो फलों में महंगाई की लहर हमेशा ही बरकरार रही है, जबकि बुनियादी सब्जियां जो हैं वो शहरियों की पहुंच से हमेशा दूर रही हैं और उनके लिए परेशानी का बायस भी हैं। आगे इन दिनों मौसमी सब्जियां तो सस्ते दामों दस्तयाब हैं, जबकि गैर मौसमी सब्जियां वो उनकी कीमत में काफ़ी उनकी इजाफा देखा जाता है। और इसके साथ फल जो है, फल हमेशा ही आम शहरी की पहुंच से दूर नज़र आए हैं और शहरी जो है वो मुतालबा करते भी नज़र आते हैं कि फलों की कीमतों को कम किया जाए। जी
बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही जैसे महंगाई वाकई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, कहीं आपके सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो बहुत सस्ते हो जाते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, और सब्जियों का भी यही हाल है। फल तो देखे ना आप खा ही नहीं सकते, सिर्फ उनका नाम ही सुन सकते हैं। हाँ, जो ऐसे कहते हैं ऐसे ही ना हालात है ना। ऐसे ही है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स ये हैं है। जो आपको इजीली आप जो है वो आसानी से आपको कम पैसों में दस्तयाब हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे ही खा है। सकते हैं। जैसे आजकल तरबूज है और इस तरह, तो ये बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियां जो है वो सीजनल के साथ साथ जो है वो आपको कहते हैं ना महंगाई, और फिर खुद साख्ता महंगाई। खुद सा। अच्छा जी, इसके साथ ही हम आ जाते हैं इसके साथ हम महकमा और काफ की जानिब से तारीखी मकामात पर न सोलर सिस्टम फॉल ना होने की वजह जो है वो बताइए, क्या वजह है आखिर? अच्छा, तारीखी जो हमारे मकामात हैं जिसमें मुल्तान के श्राइन्स हैं, उन पे एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से ये 3 साल पहले मंसूबा शुरू हुआ था और तकरीबन 2 साल पहले सोलर सिस्टम नस्ब किए गए हैं करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन वो सोलर सिस्टम फॉल नहीं हो सके हैं। सोलर सिस्टम बंद पड़े हुए हैं। अगर आपको जगह बताएं तो किला कोना कासिम बाग के अंदर ही एक पूरा ग्राउंड जो है उसको सोलर प्लेट से भर दिया गया है। वो मैंने देखा भी था। हाँ, उसके इर्द गिर्द वो उन्होंने वायरिंग भी कर दी है, ठीक है, लेकिन वो वायरिंग इतनी ज़्यादा पायदार नहीं है। या तो आपका वो सोलर सिस्टम ही वहाँ से कुछ अरसे में गायब हो जाएगा अगर आपने उसको फॉल ना किया, या फिर वो पड़ी पड़ी प्लेट्स ज़ाया ही हो जाएंगी। मेन मकसद ये था कि जो पावर है उसको बचाया जाए, बिजली सिस्टम जो है उसको ख़त्म करके इसको सोलर पर लाया जाए, ताकि जो फंड्स वहाँ से बचेंगे जो बिलिंग वगैरह से, वो फिर यूटिलाइज हो सकें दीगर कामों के लिए, ताकि ज़ायरीन को मज़ीद वहाँ पर सहूलतें जो हैं वो मिल सकें। लेकिन अच्छा, इसमें इन दोनों महकमों की, वापडा की और महकमा औकाफ की जानिब से जो है वो एक कह लें कि आप उनका कम्युनिकेशन गैप चल रहा है या कोई अंदरूनी मामलात चल रहे हैं, जिसकी वजह से वापडा वहाँ पर तैयार नहीं है इंटरमीटरिंग सिस्टम लगाने के लिए। वापडा वहाँ पर एक उनका ट्रांसफार्मर स्पेशल लगाया जाएगा और 1-2 डिवाइसेस वहाँ पर जो है वो इंस्टॉल की जाएंगी, ठीक है। लेकिन वापडा को बार बार जो है वो लेटर्स भी लिखे जा चुके हैं औकाफ की जानिब से, लेकिन अभी तक इसमें आप देखें 2 साल गुजर गए हैं, कोई पेशरफ नहीं हुई है और वो सोलर सिस्टम बंद पड़े हुए हैं, उनसे कोई फायदा नहीं। अच्छा, भी बात आ जाती है कि आपके जो है चीजें वो कर दी जाती है लेकिन फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर वो मेंटेनेंस नहीं है चीजों की। अच्छा, और इसके साथ साथ मुल्तान बोर्ड के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया और इसके साथ ही इम्तिहानी मराकज़ जो है उनकी क्या सूरत हाल है, और जो नकल करने वाले तलबा हैं उनके लिए क्या पॉलिसी जो है वो अख्तियार की जाएगी? अच्छा, बिल्कुल, अभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं। आज 20 मई है, तो आज से जो है वो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। पहले पार्ट फर्स्ट के हैं, 6 जून तक जारी रहेंगे। उसके बाद 6 जून से जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू हो जाएंगे। 9th और 10th के पेपर जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा, हम पहले बात कर लेते हैं नकल करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में। हाँ, अच्छा, कल मैंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो भी देखी जिसमें टीचर और जो है वो उन्होंने एक व्लॉग सा बना रही हैं और उसमें ही वो टीचर भी और स्टूडेंट्स भी, उनको फिर जो है वो 1 साल के लिए फ्री कर दिया गया। अच्छा, वो पेपर देते हुए व्लॉग बना रहे हैं। हाँ, ठीक है, किस तरह नकल क्योंकि हो वो रही देखे ना, उसने जो वहाँ पर दफ़ा थी नासिस थी और उसने उस पर वो नहीं किया, फॉलो नहीं किया उसको, तो फिर इसलिए ज़ाहिर उसने होना था, क्योंकि सख्ती से मुल्तान बोर्ड ने जो कह दिया है कि आप 100 मीटर्स के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकते, चाहे आप निगरान हैं, टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं। मोबाइल फ़ोन आपने 100 मीटर फासले पे छोड़ के ही आना है। तो वो तो इम्तिहानी मरकज़ के अंदर ही ले गए हैं। अच्छा, इसमें हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या पॉलिसीज पे जो अमल करने वाले हैं ना, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही। अच्छा, अब हमारा क्योंकि टाइम भी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करते जाएं तो बहुत मजीद बात होगी, लेकिन अभी हमने ब्रेक पे जाना है। सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रही, और इसके साथ ही नाज़रीन अभी जाना है हमने ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद यूसुफ सदीकी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, एक तो जिसमें हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है। टैक्स के हवाले से भी बात होगी कि हमारे मुल्क में जो है
वो टैक्स की क्या सूरत हाल है और उसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ना, जो इस टाइम हमारी पाकिस्तान की सूरत हाल है मईशत के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो करंट सूरत हाल है हमारी मईशत की, वो तो ऑलमोस्ट सबके सामने ही है। और हमारी बिल्कुल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो 100% डिस्टर्बेंस के मोड में है। और इस सिचुएशन में जब इकोनॉमी को सर्वाइव करना होता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखें, जब ये सिचुएशन बनती है तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, लोगों की इनकम कम होना शुरू हो जाती है, रोजगार कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी ज़रा चैलेंजिंग मोड में चली जाती है। और पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ जैसे जैसे और हमारे जो सिचुएशन करंटली हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, अब उसका हमें कुछ फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा है कि कितने दिनों में ये सेटल हो जाएगी। और अगर कोई इन्वेस्टर, कोई बिजनेसमैन कोई अपना प्लान करे भी तो क्या करे, जिसको अभी फ्यूचर बिल्कुल ब्लाइंड नजर आ रहा है कि कहीं से होप नजर नहीं आ रही। तो कुछ चीज़ें ज़रा स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल सेटलमेंट्स हों, हमारे जो इदारे हैं वो अपनी अपनी लिमिट्स और टेरिटरीज में रहें, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ लाई जा सकती हैं। ऐसा कोई हार्ड इशू नहीं है। इकोनॉमीज पर, अक़वाम नेशन पर ये वाली बातें आती रहती होती हैं। नहीं, तो अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, हमारा जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह डाउन चली गई है, बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर ही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये अब आगे इसके ऊपर कोई काम होगा, ये बढ़ेगी या बिल्कुल ही डाउन होती जाएगी? देखिए, जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ये चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और ये जितने भी सिचुएशन बनी खड़ी, ये टेम्परेरी सिचुएशन है। जैसे ही चीज़ें कंट्रोल में आएंगी सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। कई सारे इन्वेस्टर्स ने अपने डॉलर्स ब्लॉक करके रखा हुआ है कि मार्केट में उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल नहीं हो रहे, लेटर ऑफ क्रेडिट्स के इश्यूज हैं बैंक्स के साथ, इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ। तो जैसे जैसे ये चीज़ें, बिल्कुल यही बात है कि हमारे अब सूबा पंजाब में देखें, KPK में देखें, तो जो गवर्नमेंट्स थी उनकी जो टेरिटरी लिमिट थी या जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट थी वो पूरी हो चुकी हुई है। तो थोड़ा सा चीजें जरा स्टेबिलिटी की तरफ जाए ना तो ये इश्यू सेटल हो जाएंगे, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, बजट भी हमारे सर पे आया हुआ है कि आफ्टर फ्यू डेज इकोनॉमी में बजट भी होने जा रहा है। अच्छा, लोग इसकी तरफ भी अभी बड़ा वैसे मुंतजिर है बजट के हवाले से कि अब जो बजट आएगा उसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें महंगाई की तो महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम अपने पेट्रोल की तरफ चले जाएं, हम उससे दीगर हमारी जो ज़रूरियात हैं वो भी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो जाहिर सी बात है फिर अभी जो नया वाला बजट आएगा, अभी क्योंकि हम बिजली की कीमतों में भी देखें तो इजाफे किए गए। अच्छा, फिर अभी एक दफ़ा फिर भी चांसेस हैं कि इसमें मजीद भी इजाफा किया जाएगा। तो मुल्क की सूरत हाल तो दिन ब दिन बिगड़ रही है। हाँ, देखें, मुझसे बड़े बड़े मार्केट में सीनियर एनालिस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जो माइनर एक्सपर्टीज़ हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो जो गवर्नमेंट जा रही होती है ना, वो जाते जाते ज़रा बजट को होला रख के जाती है। जब 17-18 में जब इनकी करंट गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो ये बजट बहुत नॉर्मल बनाकर गए थे, उसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन देकर गए थे। उससे क्या हुआ था, आने वाली गवर्नमेंट के लिए मसले हो गए थे। अब जैसे इमरान खान को पता था कि मेरा टेन्योर खत्म होने जा रहा है, उसने भी बजट में चीजें फ्लेक्सिबल रख दी, फिर आने वालों के लिए और मसला हो गया। अब इनका भी टेन्योर पूरा होने जा रहा है ऑलमोस्ट। अब जब ये बजट आखिरी बना रहे हैं तो ये भी डेफिनेटली बहुत सारी रिलैक्सेशन देकर देंगे। आप देखिएगा, टैक्सेस बहुत सारे कम कर देंगे और आने वाले जो भी गवर्नमेंट होगी उसके लिए मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाली हुकूमत यही होगी, तो उसी के मुताबिक ही प्लान करेगी। हाँ, अगर ये खुद होंगे तो ये उसका जवाब पैदा करेंगे, अगर कोई नहीं होगा तो वो कहेंगे जी हमने तो ये किया था, ये बंदा महंगाई कर रहा है। तो ये हमारे मुल्क का हिस्सा, ये खेल है, ये चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत शॉर्ट टर्म्स के लिए मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो उसी के मुताबिक तैयार की जाती हैं, प्लान की जाती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आज तक हम समझ लें कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इन 75 सालों में हमने यही देखा कि हम वहीं उसी रोटी कपड़ा मकान और वही चीज़ों में ही खड़े हैं कि आज तक उससे बाहर नहीं गया। अगर हम तरक्याती कामों की तरफ जाएं, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, मईशत के हवाले से बात करें, तो हम लोग तो आगे बढ़ ही नहीं पाए। देखिए, मैंने भी लॉन्ग टर्म्स हमने कभी पॉलिसीज नहीं बनाई। शुरू में मैंने बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इश्यूज हैं। अब बांग्लादेश में देखें कितना अरसा एक हुक्मरान स्टे करता है। अब इंडिया में देखें कितना अरसा एक हुक्मरान आता है और उसकी पॉलिटिकल पार्टी कितना अरसा स्टे करती है गवर्नमेंट में। तो अगर पाकिस्तान में जिसको भी गवर्नमेंट देनी है, जिसने भी आना है, अगर वो एक दफा आ जाए और वो 1-2 टेन्योर कंसेक्यूटिव गुजारे तो उसका नजर आएगा कि उसने क्या दिया और क्या नहीं दिया। अब आप देखिए, हमारे जितने हम टर्की की मिसाल देखें। हाँ, अच्छा, वहाँ के जो हैं उसके हवाले से भी बात होगी, लेकिन अभी एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अली नवाज है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी,
बेटा मैं मुझे लिहाज से जो आपके अंकल की जगह हूँ बेटा, मैं पेंशन हुआ 98 से पेंशन आया हूँ आर्मी से। सवाल मेरा ये मुल्की हालात की कह रहे हैं ना हाउस वाला मसला, मैं लाहौर के अंदर हाजिर सर्विस रहा हूँ शामली के अंदर ही। लिबर्टी से लाहौर का जो फैसला इतना पैदल कर दिया हमारे अदारे का, सबसे बड़ी बात है कोर कमांडर के बंगले पे कम अज कम 100 से 150 आदमी सुबह शाम ड्यूटी देता है, वो फौजी कहाँ थे। अब आ गया कि मतलब कि अदालत से बंदा जब गिरफ्तार होता है वो गैर कानूनी नहीं, उसकी छानबीन कौन करेगा? वो रेंजर वालों को या वो कौन पकड़ेगा? इब्तिदा करने के यहाँ से पूछो, इसके इब्तिदा किसने खराब की है? पहले सबसे पहले आयन किसने तोड़ा है? इसके मुजरिम कौन है? इब्तिदा करने के या तो 47 से करो, 47 से करो, या फिर 16 दिसंबर 71 से करो जब पाकिस्तान टूट गया था। इब्तिदा पकड़े आप फिर मुजरिम पकड़ो। हमारा मसला ये है कि हम मुजरिम को नहीं पकड़ते, जो आज कहते हैं मुजरिम है कौन? मुजरिम तो वो है जिन्होंने शुरू में इब्तिदा से पाकिस्तान के खिलाफ गलत की है। हाई कोर्ट से जिन्होंने गैर का। अच्छा, हेलो कॉल पे ठीक है। अच्छा वो खैर मैं कहती हूँ इस टाइम जो 9 मई का जो वाकया हुआ उसके बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान भी हैं और फिर जज्बाती भी हुए। मैं समझती हूँ कि ये हम लोगों का इस टाइम जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हमें भी हालात पे छोड़ देनी चाहिए। वो वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो ठीक होती जाएंगी। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी राना आसिफ सईद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और इसके साथ ही थोड़ा सा इनसे, क्योंकि हम लोग बात करेंगे इंसाफ के हवाले से भी बात होगी, और इस टाइम जो हमारी मेजर, क्योंकि वैसे सर यही चल रहा है अदालत के हवाले से कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं उस तरीके से लोग जो है जिस तरह चक्कर काट रहे होते हैं, या उनके लिए एक होप भी जो है वो यही होती है। देखिए, मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि इंसाफ मिलता नहीं है। कुछ एरियाज हैं विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। थोड़ा सा आपको डिलेड जस्टिस का कंप्लेंट है कुछ, बट ओवरऑल आई बिलीव आवर जुडिशियल सिस्टम इज वन ऑफ द बेटर जुडिशियल सिस्टम ऑफ द ग्लोब। इसमें इश्यूज जो हैं वो आम आदमी के लिए ये हैं कि अवेयरनेस नहीं है और एक्सेस नहीं है, और उसके बाद जो सिस्टम है डिस्पेंसेशन का, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लाइक शॉर्टेज ऑफ द जजेस, शॉर्टेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेकिन अभी एक कॉलर भी आए, उन्होंने भी यही बात की। हाँ। आप पूरी सूरत हाल को देखते हुए तो अभी तो लोग इसी हवाले से ही जो है वो नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो आपके कॉलर्स या जो ऑडियंस जनरल है ना, देयर ओपिनियन वेरी on the basis of the temperature of the political scenario of the country. Therefore, आप इसको लेके आप ओवरऑल सिस्टम पे कमेंट ऐसा कर नहीं सकते, बिकॉज जो आजकल मुल्क के अंदर पॉलिटिकल एनार्की है या क्योस है, उसकी वजह से जो फॉर सम पार्टी हैं, जो फॉर अगेंस्ट सम पार्टी हैं, उनकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं। वो एक बात को लेके पूरे सिस्टम के ऊपर बुलडोज करने वाली एक कमेंट कर देते हैं। बट मैं नहीं समझता कि मेरा इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, मैं तो एक प्रोफेशनल लॉयर हूं। बट ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो हायर जुडिशरी वो इन कंपैरिजन बेहतर है। लोअर जुडिशरी को उससे ज़रा आप कम ग्रेड कर सकते हैं, बट जुडिशियल सिस्टम इज़ देयर, इट इज़ वर्किंग। अगर जुडिशियल सिस्टम हमारे अंदर ना होता तो हम अभी आप देख लें कि जुडिशियल सिस्टम ही है कि हमारे मुल्क के अंदर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो रहा है। आपकी सिविल सर्विस में लोग, ये क्या है, दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स। ये फंडामेंटल राइट्स है ना कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होए, आपकी लाइफ सेव होए, आपकी लिबर्टी सेव होए, आपकी प्रॉपर्टी सेव होए, और आपको जो स्टेट फंक्शनरीज हैं व्हाट दे आर सपोज टू डू दे मस्ट डू विद इन टाइम फ्रेम। सो ये इट इज़ बीइंग डन, बट मैं अगेन एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन के रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। उसके लिए आई एग्री विद माय ब्रदर कि चूँकि मुल्क के अंदर शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट्स रही, सस्टेनेबल पॉलिसीज़ ही नहीं रही, यहाँ पे टाइम फ्रेम जो होता है वो पूरा नहीं होता, जो एक ड्यूरेबल सिस्टम इन प्लेस किया जाता है उसके प्रोस कॉन्स को लेके उसके ऊपर
क्रिटिसिज्म को लेके फिर उसकी वीक एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सारा चूंकि एट वंस रिवर्स हो जाता है सिस्टम, तो इस वजह से जो हमारा जुडिशल सिस्टम है बिलखसूस, उसको आप इस तरह से नहीं कह सकते कि इंसाफ मिल नहीं रहा। इंसाफ ताखीर से मिल रहा है, इंसाफ मिलने में थोड़ी सी दुश्वारियां हैं। सो वो दूर करने के लिए आपको सस्टेनेबल सिस्टम चाहिए है, जो कि सिर्फ आप उसका मोरद इल्ज़ाम इस जुडिशल सिस्टम के इदारे को नहीं करार दे सकते। आप सदर भी हैं, माशाल्लाह भी बने हैं, तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। और फिर आप क्या देखते हैं ओवरऑल कि इस टाइम हमें ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो क्या है? जो जुडिशल सिस्टम के हवाले से अगर आप लें तो जो कॉमन मैन है उसकी सबसे बड़ी जो दुश्वारी ये है कि ही इज़ नॉट मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ पे जो करिकुलम है इसका स्टडीज़ का, उसके अंदर आप जो ह्यूमन राइट्स पढ़ाते ही नहीं हैं। आप समझते हैं कि लॉ तो पढ़ना सिर्फ जिसने वकालत करनी हो या जिसने कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना हो लीगल, उसके लिए ज़रूरी है। वेयर इज दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। आप अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाइए। आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर जो मेजर इश्यूज हैं वो चाइल्ड लेबर है, वो विमेन वायलेंस है, और फिर जो मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं ख़वातीन के विद देयर स्पाउसेस वो हैं, उसके हवाले से दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड देन नॉट अवेयर ऑफ देयर रेमेडीज टू सी कि कहाँ से उन्होंने उसकी दादरसी लेनी है। तो इस हवाले से थोड़ी सी एक अवेयरनेस की ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। एक तो ये मुश्किल है। दूसरी मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, दे आर सपोज टू बी ऑनेस्ट, दे आर सपोज टू बी फेयर एंड लॉयल विद द प्रोफेशन, एंड दे आर सपोज टू बी वर्किंग for the sincerity with the cause, not with the money orientation. So, including me, whosoever is a lawyer, we are supposed to give fair opinion. We are supposed to solicit the honest way forward. So, sometimes, unfortunately, it happens that people walk to the lawyer. Not majority. Alhamdulillah, majority is good, but there are few. Which, for the reason that the one who is seeking the remedy, उसकी अवेयरनेस उसको नहीं, एक बंदे को पता नहीं है कि उसकी अगर फैमिली का डिस्प्यूट है, अगर उसका मैट्रिमोनियल कोई इशू है, अगर वो सपोज मेरे पास आएगा, आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, आई एम ए क्रिमिनल लॉयर, तो ऑब्वियसली मैं उसको उस लेवल की ओपिनियन रेंडर नहीं कर सकूंगा। लाइकवाइज मेरा अगर कोई टैक्स का मामला है तो मैं सर के पास जाने की बजाय मैं अगर किसी सपोज सिविल के पास सिविल लॉयर के पास चला जाऊंगा। तो ये अवेयरनेस का फुकदान है। तो इसके हवाले से बेसिक थोड़ी सी ओरिएंटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एजुकेशन एंड ओवरऑल द अदर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द मीडिया and the NGOs, they are supposed to take the steps so that a common man must have the adequate knowledge of his fundamental rights and the duties as well. अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानूंगी, अभी मजीद इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि हम लोग एक मईशत को डॉलर्स की भी बात कर रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है, फिर उसके साथ हमारी अपनी पाकिस्तानी करेंसी भी डाउन हो गई है। आप क्या समझते हैं टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो टैक्स की क्या अहमियत है और इसके साथ साथ ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आम बंदा जो है इस टाइम हमारा वो बहुत ज़्यादा परेशान है टैक्स की वजह से भी। देखें, एक जो अभी सर फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए वी हैव द इंस्टीट्यूशन, वी मस्ट हैव द इंस्टीट्यूशंस, जैसे जुडिशरी है, जैसे पुलिस है, जैसे एजुकेशन है, जैसे मतलब हॉस्पिटैलिटी है, इंसान की वो मेडिकल सर्विसेज होती हैं, और गवर्नमेंट के अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इकोनॉमी के चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। गवर्नमेंट इटसेल्फ होती है, गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं। इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए वी मस्ट हैव अ नीड ऑफ फंड्स। और गवर्नमेंट का एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है फंड्स का, वो टैक्स होता है, और जो वो प्राइमरी और मेजर सोर्स ऑफ इनकम टैक्स होता है। सो दैट्स वाई टैक्सेशन इज नेसेसरी, बल्कि टैक्सेशन इज इसेंशियल।
और हमारी सोसाइटी में टैक्स को ज़रा नेगेटिवली प्रोपेगेट किया जाता है। अदरवाइज देखें ना, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स लेने हैं, आपको अपनी मेडिकल सर्विसेज लेनी है, यू नीड अ हॉस्पिटल, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको एक स्कूल चाहिए, आपको कोर्स चाहिए, तो ये सारे गवर्नमेंट इदारे बनाएगी, गवर्नमेंट पैसों से बनाएगी। और गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आएंगे? उसका प्राइमरी और इसेंशियल सोर्स टैक्सेस का है। सो टैक्सेस इसेंशियल होते हैं। दुनिया में कोई भी स्टेट टैक्सेस के बगैर नहीं चला करती होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टैक्स के ऊपर प्रोपगेशन भी ज्यादा है, और टैक्स का जो आगे जो टैक्स रिकवरी है, उसके बाद जो उसका कंजम्पशन है, जो पैसों का यूज है, वो भी थोड़ा सा और तरह का है। इसलिए फिर लोग जरा टैक्स से अवॉइड करते हैं, टैक्सेशन से डरते हैं, टैक्स लॉयर के पास जाने से डरते हैं, अगर टैक्स कंसल्टेंट को मिल भी जाते हैं उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए डरते हैं। सो वही बात है कि हमें बेसिक लेवल पर थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि लोग टैक्स को पॉजिटिवली उसको लें कि दुनिया देखिए ना, दुनिया में कोई भी सोसाइटी, इकोनॉमी, मईशत उसके बगैर नहीं चल रही। सो तो फिर हमारी कैसे चल सकती है? तो टैक्स इसलिए जरूरी है। और दुनिया के जिस कौम को देखें, माजी में देखें, अब देखें, फ्यूचर में देखें, तो टैक्सेस के बगैर नहीं चल सकेगा निजाम। तो टैक्स तो इसेंशियल है, टैक्स बेसिक है। और जब हम गवर्नमेंट से अपने बेसिक राइट अगर डिमांड करते भी हैं तो फिर हमें वी हैव टू पे फॉर द बेसिक राइट्स। और बेसिक राइट पे करने का एक जरिया है कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस दें, और गवर्नमेंट उन्हीं टैक्सेस से रिकवरी करेगी, इंस्टीट्यूशन बनाएगी, और उन इंस्टीट्यूशन से हमें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। अच्छा, फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि टैक्स ठीक है देना ज़रूरी है, और बिल्कुल इस पर हम मईशत के हवाले से भी बात करें, लेकिन एक आम बंदा जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत टैक्स पे कर रहा होता है। अगर हम उसके मुताबिक में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े लोग हैं, वो अपना कोई ना कोई इस तरह का शॉर्टकट ढूंढते हैं और वो राह फरार ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जी यहाँ से हम निकल जाएं, टैक्स हमें ना पे पड़े। लेकिन उसके हम देखते हैं तो एक आम छोटा इंसान जो है वो इसको टैक्स पे कर रहा होता है। हाँ, अब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं इसमें देयर आर टू टाइप्स, एक होता है टैक्स इवेजन, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। तो जिनको ये लीगल वेज पता होते हैं वो टैक्स अवॉइड कर जाते हैं, और जिनको पता नहीं होते वो टैक्स इवेड करते हैं। अब देखें ना, लॉ हमें कई सारे रास्ते देता है, एक किसी क्राइम से बचने के लिए, किसी पेनल्टी से बचने के लिए। तो जिसके पास नॉलेज होता है वो वे यूज करके बच जाता है, और जिसके पास नहीं होता वो फंस जाता है। सो टैक्स जो आप जिन रिच पर्सनैलिटीज की बात कर रही हैं वो टैक्स अवॉइड करते हैं, यानी लीगल वे होता है टैक्स से बचने का। मसलन वो क्या करते हैं, अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, वो अपने पास एक नहीं दो पर्सन रख लेता है अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, वर्कर रख लेते हैं, उनको सैलरीज पे करते हैं, वो सैलरी उसके बिजनेस का एक्सपेंस बन जाता है, और एक्सपेंस बढ़ जाने से प्रॉफिट कम हो जाता है। तो वो इस तरह से अपने प्रॉफिट कम होने पर उसको टैक्स कम देना पड़ता है। सो अगर वो लीगल वेज यूज करते हुए अपने टैक्सेस को बचा लेते हैं तो ये टैक्स अवॉइडेंस है, और लॉ को इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। लीगल वे इस्तेमाल नहीं ना होता। मैं जिसमें बात कर रही हूँ, ये देखिए ना, कुछ जाहिर सी बात है, जिस अवेयरनेस की बात हो रही है आपके टैक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। हम लीगल वे में बात करें तो बहुत सारे लोग इस पे थोड़ी अमल करते हैं। देखिए, जब लीगल वे ढूंढेंगे तो वो निकल जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में एक अच्छा इदारा है जो टैक्सेशन को डील करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हमारे जितने टैक्स के रिटर्न्स होते हैं, गोशवारे होते हैं, वो एफबीआर के पास जाते हैं, उनको ऑडिट भी होता है, और उनकी चीजें लीगल कंप्लाइंस उसमें मैयर भी किया जाता है। और ये सारे वेज हैं, उस पर सेक्शन अप्लाई होते हैं, 241C के मुताबिक उसका ऑडिट भी होता है, उनके नेम आते हैं ऑडिट में, जिसका ऑडिट में नेम निकलते हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देता भी है। सो ये हमारी सोसाइटी का फिर कॉमन हिस्सा है कि हम मतलब कोई ना कोई रास्ते जुगाड़ निकाल लेते हैं। बंदे को फंसा दे, बाकी जो है वो बड़े मगरमच्छ जो है वो निकल जाए, हाँ, आसानी से। तो देयर इज अ सिस्टम बेसिकली, बहरहाल उसके प्रोज एंड कॉन्स सर कह रहे थे कि देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हर बंदे की एक जिम्मेदारी है टैक्स अदा करना, और अगर ये हर बंदा समझ ले तो मेरे ख्याल में जो हम अभी जो झेल रहे हैं ना, ये जो बहुत ज्यादा मुश्किलात, ये मेरे ख्याल में कम हो सकते हैं। देखिए, ये एक तरफ से टैक्स पेयर है, एक तरफ से टैक्स गवर्नमेंट है। इन दोनों को ना हमेशा पॉजिटिव वे में ना चीजें लेकर चलेंगे तो जाकर टैक्स रिकवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट आई है उसने कहा जी अवाम टैक्स और है, जो भी गवर्नमेंट आई उसने ये कहा कि अवाम टैक्स और है। अवाम कहती है कि हम टैक्स दे दे के मर गए। अब उनके एक बिजली का बिल देख लें, उसमें कितने किस्म के टैक्स बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम टैक्स के हवाले से हमारी बात हो रही है, तो अच्छा, फाइलर और नॉन फाइलर में जो है वो फ़र्क क्या है? देखें, जो बंदा रेगुलर गवर्नमेंट के जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करता रहता है, तो गवर्नमेंट अपनी एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है उसको अपडेट करती है, और जिस पर्सन के नेम उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होता है तो हम उसको फाइलर कहते हैं। और जिसका उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नेम नहीं होता वो बेसिकली नॉन फाइलर कहलाता है। अच्छा, और पाकिस्तान में ना डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम है। डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम का मतलब सिंपल ये होता है कि
हम डिफरेंट पर्सन पर डिफरेंट टैक्स रेट के साथ टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। वो पाकिस्तान में वो डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम है। यानी अगर आप एक गाड़ी परचेज करने आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हम सेम मॉडल की सेम गाड़ी परचेज करते हैं। अगर आप फाइलर हैं आपका टैक्स रेट और होगा, मैं नॉन फाइलर हूँ मेरा टैक्स रेट उसमें और होगा। तो ये डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम है। उसमें नॉन फाइलर को थोड़ी पेनल्टी लगाई जाती है ताकि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे, वो प्रॉपर फाइलर हो। अगर लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सही तरह से रिकवरी नहीं आ पाती। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट फोर्स करती है कि पीपल शुड फाइल टैक्स रिटर्न एज वेल। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट फाइलर और नॉन फाइलर का वहीं से डिराइव्ड है। और वैसे लोग अपने राइट मैसेज ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। वो अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, ATL लिखें कैपिटल में, कैपिटल ATL स्पेस दें, अपना CNIC नंबर 9966 पर सेंड कर दें। वो उनको स्टेटस बता देता है कि वेदर दे आर फाइलर और नॉन फाइलर। सही, ठीक हो गया। अब तो खैर बहुत सारी आसानियां होती जा रही हैं। वेबसाइट पे जाकर FBR की वेबसाइट से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी आसानियां हो गई। अच्छा सर, आप मोस्टली जो है केसेस कौन से डील करते हैं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आप क्रिमिनल केसेस को भी देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम क्राइम की हम अगर बात करें तो उस टाइम उसकी शरह में भी इजाफा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखें, जो क्राइम रेट की एनहेंसमेंट की बात है, इस पे यकीनन इसका जो अगर हम ग्राफ देखें तो दैट इज टुवर्ड्स ऑन द हायर साइड, बट इसका अदालती निज़ाम से एज सच ताल्लुक नहीं है। ये थ्योरी ऐसी है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डेटरेंस। आपको जो डेटरेंस है वो आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए आप करते हैं। आप इतने पुलिसमैन नहीं डिप्लॉय कर सकते जितनी पब्लिक है, बट the number of the person deployed must be doing things in the befitting manner। वो जो काम कर रहे होंगे उनको अपनी ड्यूटी उस तरह से अंजाम देनी चाहिए कि हर जो क्राइम कर रहा है और जो नहीं कर रहा वो उसके डेटरेंस ले रहा हो कि यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं है। आप देखें जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो फ्लोरिस्ट कंट्रीज़ हैं, उसमें एक रीज़न ये है कि अगर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन हुई है तो ईदर इट इज सम बिग शॉट और इट्स ए कॉमन मैन, दे आर डेल्ट इन द सेम मैनर। सो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल बिकॉज दैट टू इज एन ऑफेंस एंड ऑफेंसेज ऑफ कोर्स दे हैव द वेरियस काइंड ऑफेंस। ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करना या ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करना वो भी ऑफेंस है, मर्डर भी ऑफेंस है, थेफ्ट भी ऑफेंस है, डकैती भी ऑफेंस है। आजकल हम देखते हैं, अगर हम कत्ल के केसेस देख लें तो आए दिन आपको कत्ल के केसेस जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, फिर हम डकैती की बात कर लें, चोरी की बात कर लें, तो वो तो अब बहुत ज़्यादा ही हो गया। स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्ट्रीट क्राइम की रियली इट्स वेरी अलार्मिंग। स्नैचिंग, आपकी मोबाइल, आपके पर्स, आपके ज्वेलरी, आपकी मतलब इस तरह की बहुत ज़्यादा वारदातें जो है वो आम हो चुकी हैं। जो स्ट्रीट क्राइम का जो एक्यूज्ड है आप देखें दैट इज मोस्टली अमंग्स द यूथ। आपको नजर आएगा जितने ये लड़के हैं, 17, 18 years, 19 years, 20 टीनेजर्स बॉयज हैं, लेस आर मोर टीनेजर्स हैं। सो एक तो रीजन ये है कि बॉयज आर नॉट बीइंग टेम्ड एंड दे आर नॉट बीइंग ग्रूम्ड एंड दे आर नॉट बीइंग टेकन टू द राइट डायरेक्शन। इसके लिए इसका जुडिशियल सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक स्टेट की ओवरऑल पॉलिसी से है। उसके अंदर आपको और एक इसका ताल्लुक एक और चीज से है जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था हमारे मुल्क का, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल था, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज था, दैट इज वैनिश्ड। उसके अंदर बच्चा स्कूल में आता था, टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था, घर वालों को पता होता था कि कितने बजे गया, कितने बजे आएगा, आज उसका ऑफ है, आज छुट्टी है। टीचर पेरेंट्स लाइजोन था। आप देखें वो गवर्नमेंट हाई स्कूल गायब हो गया पर्दा स्क्रीन से। गवर्नमेंट कॉलेज, आपके मुल्तान के मरूफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेज जो बड़ा मुल्तान का मरूफ कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड जिसको कहते थे, वहाँ पे आपको हू का आलम नजर आएगा। अक्रॉस द रोड जो प्राइवेट 2-3 इदारे हैं, आपको वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं मिलती। अब प्राइवेट इदारों का अपना डिसिप्लिन है और प्राइवेट इदारों का अपना वर्किंग मॉडल है। सो व्हाट आई वांट टू से कि जो यूथ के ऊपर डिसिप्लिन था, एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन की इन्फोर्समेंट थी, वो थी
उन इदारों में, अब दैट इज लैक्ड। अब बच्चा आता है, दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर ओरिएंटेड विद मनी, उन्होंने पैसे लिए जेब में डाले, बच्चा कब आया नहीं आया, दे आर लीस्ट बोदर्ड अबाउट। सो एक ये चीज अनअटेंडेड जा रही है। इससे भी एक क्राइम रेट में, ये खास करके जो स्ट्रीट क्राइम है, ये दिस इज द वन ऑफ द रीजन। देन इज द अनएम्प्लॉयमेंट। जो बच्चे पढ़ जाते हैं, जो स्कूल में कि सम हो पेरेंट्स के क्लोज फॉलो अप से अच्छा पढ़ जाते हैं, जो टीचर्स के अच्छे कंसर्न से पढ़ जाते हैं, उनके अंदर फिर आगे उनकी प्लेसमेंट की जो रेशियो है दैट इज वेरी पुअर। जॉब नहीं मिलती, जॉब्स ना मिलना भी एक क्राइम को ब्रीड करने के मुतरादिफ है। तो वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो फिर लेफ्ट राइट बाईपासेज, शॉर्टकट्स, अर्निंग मनी दे लुक फॉर। जाहिर बात है ना, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो लोग इस तरफ जो है वो बहुत ज्यादा आ गए हैं। हम देखते हैं वाकई अब तो आम है कि आप किसी बंदे को मार दें, कत्ल कर दें, मामूली सी बात लोगों ने बना दी है। सो जो और एक जो चीज है एनफोर्समेंट की, जो डेटरेंस की, वो जो हमारी पुलिसिंग है वो दैट इज नॉट दैट हाई फाई लाइक द वायोलेटर इज नो हाई फाई। जो क्राइम कमिट करने वाला है वो ज्यादा हाई फाई हो गया है एज कम्पेयर टू योर एनफोर्समेंट एजेंसी। सो उनके पास वो उतना इक्विपमेंट नहीं है। जो अब मॉडर्न क्राइम्स आ गए हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हमारी पुलिस, कुछ बेहतरियां आई हैं, बट स्टिल आई बिलीव के जो हमारी पुलिस का निज़ाम है, जो पेट्रोलिंग है बिलखसूस, वो इतनी पुअर है कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे। उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ये बार हम लोग बहुत देख रहे हैं कि अगर 15 पे भी हमने कॉल कर दिया तो उसका रिस्पांस टाइम देखें, दैट इज सो पुअर। आपको उस टाइम पे मौके पे आपको कभी नहीं मिलेंगे, वो आपके बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर अब लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की सिचुएशंस को देखते हुए लोगों ने रोड्स पे ही अपने मामला जो है वो हल करना शुरू कर देंगे। ऐसा आप देख लें, गुलगश्त में वाकयात हुआ, लोगों ने उसी पे ही बाहर ही खुद ही अदालतें लगा ली। ऑब्वियसली पीपल लुक फॉर द मॉब जस्टिस। जब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज नहीं कर रही होंगी ऑपरेट सही से, तो फिर लोग खुद इंसाफ करने के लिए आते हैं और पीपल फील के लिए अब हमें बहुत सारे पुलिस वालों को देखा कि वो फिर साइड पे खड़े रहे, उन्होंने बीच में कोई मुदाखलत भी नहीं की। नहीं, वो तो फिर दे वांटेड के वो चाह रहे थे कि कल को ये इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आएगी कि कोर्ट से बच जाएंगे, तो बेहतर है लोग ही इंसाफ कर दें। तो उन्होंने फिर वो एंड ऑफ द डे यही हुआ कि लोगों ने अपनी सारी भड़ास वहां पे निकाली। तो और ऐसे वाकया तो मजीद होने लग गए हैं। लोग फिर वो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं कि पुलिस को बुलाएं और पुलिस आकर देखेगी, तो मौके की मुनासिबत से ही अपने फैसले कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह हम टैक्स की बात करें, तो जो बिजली के बिलों के हवाले से हमारी बात हो रही थी, मेरे जहन में भी बात आ गई कि अभी मजीद में भी उसमें भी जो है वो टैक्स लगा दिए जाएंगे। आप बात देखें, आपकी जो यूनिट्स हैं आप वो काउंट करें, और उसके बाद जो आप टैक्स देखते हैं तो वो तो बेशुमार टैक्स इस तरह के ऐड किए हुए होते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है अपने बिजली का बिल देख के। इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम बिजली के बिलों के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह तो एक आम बंदे पर जो है वो बर्डन भी बहुत ज़्यादा पड़ गया है। अच्छा देखिए, हम बिजली के बिलों में अगर देखें तो बिजली के बिलों में दो कॉलम्स बने होते हैं। एक वापडा यानी मैप्को के चार्जेस होते हैं और दूसरे गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं जो मैप्को के थ्रू रिकवर कराए जाते हैं। चूंकि मैप्को जो है वो विद होल्डिंग एजेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। तो अब उसमें जो टैक्सेस बिजली के बिलों में लग के आए तो उसमें मैप्को का कसूर नहीं होता, तो उसमें ये चार्जेस गवर्नमेंट ने उनको रिकवरी एजेंट के तौर पर लगाए होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप उसके दो कॉलम का अगर आपस में कंपैरिजन करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉलम का साइज कम होता है और टैक्सेस वाले कॉलम का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। हम लोगों ने आप उसमें देखें जितने भी टैक्सेस लगाने से लगा लिए, फ्यूल प्राइस फॉर एग्जाम्पल, फ्यूल प्राइस लगा ली, सेल टैक्स लगा लिया, कोई इनकम टैक्स लगा लिया, जितने टैक्स लगा वो नीलम जेलम सरचार्ज डाल दिए, और जब हमारे पास कोई नाम नहीं बचा हमने एक और नाम लिख दिया अदर चार्जेस, अदर टैक्सेस। तो ये एक डेफिनेटली है जिसकी वजह से कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, फिर वो पहले बिल हम सिर्फ मैप्को की बात ना करें, फिर हम आ जाते हैं स्वी गैस के, अभी उसमें भी चार्जेस जो है उसमें भी टैक्स लगा दिए गए हैं। मतलब आपकी हर चीज में जो है वो टैक्स आपको पे करना है। चाहे आपके घर की किचन ग्रॉसरी देख लें, आपकी 20-25 हज़ार में आपके घर की महीने की मंथली ग्रॉसरी आ जाती थी। अब कहाँ आपके वो टैक्स वगैरह लगा लूँ कि आपके 40-45 हज़ार में आपके घर की ग्रॉसरी जा बनती है। अच्छा देखें, बीइंग द टैक्स कंसल्टेंट मैं टैक्स लगाने पर इतराज नहीं करता, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हैं ना, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक से अगर पैसा लिए फिर पब्लिक पर स्पेंड भी करें।
अगर पब्लिक पर पैसे स्पेंड होना शुरू हो जाएंगे फिर किसी को इतराज नहीं होगा टैक्स देने में, किसी को भी नहीं होगा। अगर आप 100 के ऊपर अगर आप अभी 40% टैक्स ले रहे हैं, आप 50-60% भी ले लेंगे, किसी को इतराज नहीं होगा। अब टैक्स लेकर स्टेट को क्या करना होता है, उनको हेल्थ देनी होती है, एजुकेशन देनी होती है, एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, चीजें हमारी बेसिक चीजें हमारी पूरी ना नहीं होती। अब देखें ना, हम टैक्स भी देते हैं, अब आप अपनी सैलरी की कंजम्पशन देख लें और उस कंजम्पशन पर कभी बैठकर कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट 50% आप टैक्स पे कर रहे हैं, मोर और लेस 50% आप अपनी इनकम का टैक्स पे कर रहे हैं। अब उसके बदले में जो चीज गवर्नमेंट को आपको देनी चाहिए वो नहीं मिल रही। ट्रांसपोर्ट आप अपनी प्राइवेट लेते हैं, एजुकेशन प्राइवेट लेते हैं, मेडिकल प्राइवेट लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट आपकी प्राइवेट है। तो जब सबको टैक्स पे करके भी हमने अपने ही पैसों से सब कुछ लेना है तो इसलिए फिर लोग मुतनफिर होते हैं टैक्स चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली टैक्स तो हम पे कर रहे हैं। अच्छा, वही बात है, हमारा इलाज है वो महंगा है, एजुकेशन है वो महंगी है, आपकी बेसिक जो चीजें हैं वो महंगी है, बंदा जाए तो फिर जाएगा। तो लोग इसलिए फिर टैक्स से ना मुतनफिर हो जाते हैं। गवर्नमेंट हमें कंपैरिजन दिखाती है डेवलप्ड कंट्रीज की, ये वहां पर ये टैक्स है, वहां पर ये टैक्स है। तो आप ठीक है हमें दिखाएं, लेकिन फिर फैसिलिटीज भी दिखाएं। हाँ, वो फैसिलिटीज भी करते हैं ना, और हमारे मुल्क में फिर वो चीजें उसी तरीके से आपको फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही। तो बंदा वो यही कहता है ना कि भाई आप जो बड़े लोग हैं, जो वो कहते हैं यहाँ से जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब हो गया है। हाँ, गरीब डेफिनेटली हुआ है, लेकिन अब इस सिचुएशन में देखें जो गरीब है वो अपना गुजारा कर लेते हैं अपने, लेकिन इसमें जो मिडिल तबका है ना, वो फैमिली बहुत ज्यादा है, वो ऐसे बेचारे हैं जो ना उसमें है ना उसमें है, और वो बेचारे कहीं मांग भी नहीं सकते, वो कहीं पर अपर मेंटेन करने के चक्रों में जो है उनका बिल्कुल वो पिस जाते हैं। एग्जैक्टली, गरीब जो है ना वो उसका एक लिहाज से बेचारे का थोड़ा शर्म खत्म होता है, वो कहीं से मांग लेता है, उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन ये जो मीडियोकर है ना, मीडियोकर है। आप देखें ना, हमारे अभी आने वाले बजट में गवर्नमेंट प्लान तो कर रही है कि हम मिनिमम वेज रेट 40,000 का रखेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा 40,000 का ना वेज रेट। अगर गवर्नमेंट रख भी देगी तो वो डॉक्यूमेंट्री वेज रेट होगा, डॉक्यूमेंट्स में होगा, एक्चुअल में नहीं पे हो रहा होगा। फिर हम अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी देख लें, हमारे यहाँ तो फिर चीजों का इम्पोर्ट बहुत ज्यादा किया गया, एक्सपोर्ट के हवाले से कोई आज तक जो है उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई। अगर दी जाती तो शायद हम लोगों खुद कफील होते हैं। हाँ, देखिए मैं लास्ट टाइम भी आपके किसी शो में आया था, कल इसी पर बात हुई थी। हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसलिए मिसमैच करते हैं, उसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर आता भी है, फैक्ट्री लगाता भी है, तो फैक्ट्री लगाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है। अभी आप बिजली के बिलों की जस्ट बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो लॉज जारी बात है जरूरी था तो गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन उसकी फिर एग्जीक्यूशन नहीं है उस तरह से। जैसे सोशल सिक्योरिटी के हैं, चाइल्ड लेबर के हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस के सर्टिफिकेट्स हैं, वाटर सर्टिफिकेशन, हाइजेनिक इश्यूज हैं, 100 तरह के इश्यूज हैं जो एक बिजनेस को कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बहुत महंगी हो जाती है। अब ये सारी चीजें जारी बात है उसने अपनी इंडस्ट्री से कवर करनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो इंपोर्टेड गुड्स में और हमारी लोकल गुड्स में मोर और लेस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। तो फिर हमारा जो बायर होता है वो कहता है कि जब इसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो इंपोर्टेड की तरफ प्रेफर करता है। अच्छा, अब उससे नुकसान क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री बंद होने शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग सारे काफी हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी। और हमारे यहाँ एक अजीब सा जो फिनोमिना वो ये भी है कि हम रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। हम कहते हैं कि जिस सोसाइटी में प्लाट लें 2-2.5 साल लग के वो प्लाट अपने पैसे डबल कर देते हैं। अच्छा, वो ये एक ट्रेंड चला यही रियल एस्टेट का, और सारे के सारे जो है मेरे जो जितने भी बिजनेसमैन थे वो भी सारे रियल एस्टेट में आ गए। अब उसके ना आप लॉन्ग रन में उसका ड्रॉबैक्स है कि हमने जितनी भी सोसाइटीज बनाई हैं, मैं कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लेता, जितनी भी सोसाइटी सारी हमारी एग्री लैंड पर बनी हुई है। हमने किसी ऐसी लैंड पर सोसाइटीज नहीं बनाई जो पहले से फ्री पड़ी हुई थी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने एक अपनी एग्रीकल्चर कम कर दी। अब एक बंदे ने 2-4 फाइलें परचेज कर ली, फॉर एग्जांपल 70-80 लाख की 2-4 फाइलें परचेज कर ली, अब उसका 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया। अब वो इसी 3 करोड़ से कोई अच्छी सी 2 इंडस्ट्रीज लगा सकता था, उस 2 इंडस्ट्रीज में 50-100 लोगों को जॉब मिल सकती थी, जीडीपी बढ़ सकती थी, ये सारी बातें हो सकती थी। अब उसने क्या किया, 3 करोड़ की 2 फैक्ट्री लगाने की बजाय उसने 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर ली और सुकून से घर बैठा हुआ है, और साल 1.5 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाएगी। ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अब उसमें ये होता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसे कमाए होते हैं, कोई ना कोई रॉबरी में बेचारे लूट जाते हैं। ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं से लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, पेट की नीड पूरी करनी है, तो उसके लिए अगर लीगल वेज नहीं होंगे ना, फिर इलीगल प्रमोशन होना शुरू हो जाएगी, इलीगल वेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब देख लें, यही तो फिर हम रीजन, जैसे भी सर से भी बात हो रही थी कि क्राइम की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग इस तरफ अब जो है शॉर्टकट की तरफ ज्यादा आ रहे हैं कि चलें फिर ज्यादा नहीं तो काम नहीं मिल रहा तो फिर हम उसमें वो कर लें। अच्छा सर, आप सदर बने हैं तो उसके हवाले से भी बात करेंगे, जो यंग लॉयर्स हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए आप क्या कर रहे हैं? यंग लॉयर्स की फलाह बहबूद के लिए जो रेगुलेटर है वो तो है बार काउंसिल और प्रोविंशियल लेवल पे और
फेडरल लेवल पे पाकिस्तान बार काउंसिल, वी आर एसोसिएशन, सो वी कैन नॉट मेक द लॉज एंड वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस द पॉलिसीज, बट वी कैन सॉलिसिट टू द कंसर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक द लॉ मिनिस्ट्री, लाइक द लॉ कमीशन, like Pakistan Bar Council. So what we have done, that we have recommended to the concerned agencies, concerned institutions के आप जो new entrants to the profession हैं, like आप legal profession में जो एक बच्चा graduation करके आता है और graduation करने के बाद वो आके medical officer सपोज किसी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में आता है तो वो FCPS भी साथ साथ कर रहा होता है, वो जॉब कर रहा होता है और साथ में वो ट्रेनिंग ले रहा होता है और जॉब का वो स्टाइपेंड ले रहा होता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड लीगल प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। वो आता है तो आप उसको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं कि लेट ही स्विम ऑन हिज ओन, कि उसको कोई ही मे फेच द केस, ही मे नॉट। तो उसके लिए स्टेट लेवल पे ये होना चाहिए कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको फॉर सर्टेन पीरियड आप स्टाइपेंड दें, जैसे आप मेडिकल वालों को दे रहे हैं कि वो एजुकेशन ले रहे हैं, FCPS एज एन एजुकेशन, दैट्स अ ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग। सो लाइक उनको आप स्टाइपेंड दे रहे हैं। इसी तरह लीगल वाला बच्चा जो है वो जब प्रोफेशन में आता है तो आप से उसे 3 साल तक स्टाइपेंड दें ताकि वो प्रोफेशन में स्टेबिलिटी हासिल कर सके। जब आप एक बच्चे से ऑन वन हैंड ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्सीलेंस के साथ प्रोफेशन में रहे, वो इंटेग्रिटी के साथ प्रोफेशन में रहे, बट एट द सेम टाइम यू आर सपोज टू लुक फॉर हिज सर्वाइवल टू। उसकी सर्वाइवल के लिए भी तो आपको कुछ देखना होगा ना। अगर आप उसकी सर्वाइवल के हवाले से कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं करेंगे तो वो शॉर्टकट्स पे जाएगा, वो प्रिंसिपल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा, जो कि लीगल प्रोफेशन के लिए स्टिग्मा तस्वर किए जाते हैं। सो हमने ये रिकमेंड किया है कि न्यू एंट्रेंट्स को कम से कम 3 साल तक आप स्टाइपेंड दें। सही। और इसके अलावा और जो वेज एंड मीन्स है वो हमने ये सजेस्ट किया है कि आप एक जैसे आपने पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस बनाया है, इस तरह एक पब्लिक डिफेंडर्स ऑफिस बनाएं। एक बंदा जिसके पास फीस पे करने की कैपेसिटी नहीं है या अगर कैपेसिटी है तो उसको अवेयरनेस नहीं है, वो आप देखें कि हमारे यहाँ पे सिस्टम यह है कि अक्यूज्ड इज सपोज टू एंगेज ए लॉयर फ्रॉम द मार्केट, वेयर एज जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे थे वहां पे अक्यूज को भी स्टेट एक्सपेंस पे लॉयर मिलता है। तो जब स्टेट एक्सपेंस पे लॉयर मिलता है तो वो क्या हो रहा होता है कि वो न्यू एंट्रेंट्स या बार के जो मेंबर हैं उधर भी वो स्टेट लेवल पे कंज्यूम हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लाइक आपने प्रोसिक्यूशन में लॉयर्स एंगेज किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो डिफेंस के लिए भी तो गवर्नमेंट ही लॉयर एंगेज कर रही है। तो उससे क्या होगा कि नए लोगों की कंजम्पशन की जगह बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा बने। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।